रात का समय होता है। राजू अचानक से नींद से जागकर रसोई की तरफ जाता है और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। कुछ भी खाने के लिए नहीं है, बहुत जोरों से भूख लगी है। मैं क्या करूं? राजू के पेट में दर्द हो रहा था। खाना ढूंढने पर भी उसे कुछ खाने का नहीं मिलता और वो पानी पीकर सोने चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, पुष्पा अपनी पड़ोस की काकी से थोड़े से कच्चे चावल मांगने लगती है। काकी, थोड़े से कच्चे चावल मिलेंगे क्या? हमारे घर में राशन खत्म हो गया है। जैसे ही राशन डलवा लूंगी तो तुम्हारे चावल वापस लौटा दूंगी। अरे नहीं बेटी पुष्पा, तुझे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तेरे प्रति जितना बन सकता है मैं तेरे लिए जरूर करूंगी। आखिर बुरे वक्त में एक पड़ोसी ही एक पड़ोसी के काम आता है। ऐसा कहकर काकी उसे चावल दे देती है। चावल लेकर पुष्पा अपनी रसोई में जाती है और पानी डालकर चावल उबालने लगती है। वो अपनी रसोई के सारे डिब्बे खोलकर देखती है, लेकिन किसी भी डिब्बे में कोई मसाला नहीं होता, यहाँ तक कि नमक भी नहीं होता। हे भगवान, घर में नमक तक नहीं है, अब मैं क्या करूं? अरे पुष्पा, तुम चिंता मत करो, मैं आज गांव के मुखिया से थोड़े पैसे उधार ले आऊंगा और रसोई में सारा सामान डलवा दूंगा। इस प्रकार उधार कब तक खाते रहेंगे? हमारी खेती बाड़ी का काम भी तो सही से नहीं चल रहा है और अब हम कर भी क्या सकते हैं। पुष्पा चावल उबालने के बाद सभी को चावल दे देती है, जिसके बाद राजू चावल खाते हुए कहता है, माँ, आपने चावल के अंदर नमक भी नहीं डाला, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा नमक है तो दे दो, नहीं तो आमचूर ही दे दो। नहीं बेटा, रसोई में कुछ भी नहीं है, बस यही है। आज तुम बिना नमक के ही खा लो। वो खाना खा ही रहे थे कि तभी अचानक से एक गाय उनके दरवाजे पर आकर रोने लगती है। अरे लगता है कोई गाय बहुत ही ज्यादा भूखी है। मैं काम करता हूँ, अपने हिस्से के चावल उसे ही खिला देता हूँ। मनोहर निस्वार्थ अपने सारे चावल उस भूखी गाय को खिला देता है, जिसके बाद चावल खाते ही वो भूखी गाय अचानक से देवी के रूप में बदल जाती है और मनोहर से कहती है, खुद भूखे रहने के बाद तुमने मेरी भूख मिटाई, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। मैं यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? साक्षात देवी माँ के दर्शन हो गए, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए। देवी माँ, मैं तो आभारी हूँ जो आपने मुझे अपने दर्शन दिए। तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी माँ ऐसा कहकर अपने हाथ आगे करती है, जिसके बाद उनके हाथों पर एक कलश प्रकट होता है, जिसमें पवित्र गंगा जल होता है। देवी माँ वो कलश मनोहर को देते हुए कहती है, ये कोई मामूली जल नहीं, बल्कि बहुत पवित्र जल है। इस जल को अपनी रसोई में जाकर चारों तरफ छिड़क देना और उसके बाद चमत्कार देखना। ऐसा कहने के बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं, जिसके बाद मनोहर पवित्र जल लेकर पूरी रसोई में छिड़क देता है। देखते ही देखते उसकी पूरी रसोई जादुई रसोई में बदल जाती है और रसोई के अंदर से मसाले के डिब्बे, चकला, बेलन, गैस सिलेंडर मनोहर से कहते हैं, तुम्हारा स्वागत है। मैं जादुई नमक हूँ, चाहे जितना भी डालोगे सब्जी में, केवल उतना ही स्वाद दूंगा जितने की जरूरत है। मुझको डालो और स्वादानुसार भोजन को प्राप्त करो। अरे हमका नहीं भूल जाना, ये सब माजरा हमरे आगे फेल है। हम यहाँ सबके दादा है। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मुझे कोई सपना तो नहीं आ गया? क्या सच में ये मिर्ची के डिब्बे, ये गैस चूल्हा, ये नमक का डिब्बा और यहाँ रसोई के सारे सामान में जान आ गई है और मुझसे बात कर रहे हैं? मनोहर अपने आप से इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पुष्पा और राजू भी आ जाते हैं और वो भी ये सब नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद मनोहर पुष्पा की देवी माँ की सारी बात बताता है। ये तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार है। कहा तो हमारे घर में खाने का एक दाना तक नहीं था और अब देखो पूरी रसोई चकाचक भरी पड़ी है। ऊपर से ये सभी हमसे बात भी कर सकते हैं। तभी एक जादुई चमचा आकर उनसे कहता है, मैं हूँ जादुई चमचा, मैं सबकी चमचागिरी करता हूँ। आओ मेरे साथ, चलो मैं बताता हूँ कहाँ छुपी है सामग्री। जादुई चमचा रसोई के सभी सामानों के बारे में पुष्पा और मनोहर को बता देता है, जिसके बाद पुष्पा सबके लिए खाना बनाती है और सभी पेट भरकर खाना खाते हैं। उस दिन के बाद से पुष्पा और मनोहर अपनी जादुई रसोई के अंदर जो भी बनाते वो झटपट बन जाता और उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। एक दिन वो सभी खाना खाते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। माँ, हमारी जादुई रसोई कितनी काम आती है। जो भी बनता है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और तो और ये खाना देखो, पहले मैंने ऐसा खाना कभी खाया ही नहीं था। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमें इस जादुई रसोई का थोड़ा फायदा उठाना चाहिए। आप कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, सही से समझाओ। क्यों ना हम एक ढाबा खोले, हमारी जादुई रसोई और उसके अंदर जादुई सभी सामान हमारा उसमें साथ देंगे। आप बिल्कुल सही कहते हो, लेकिन उससे पहले हमें जादुई रसोई से बात करनी चाहिए। पुष्पा की बात मानकर मनोहर और पुष्पा दोनों ही जादुई रसोई से बात करने जाते हैं। पुष्पा रसोई के अंदर जाती है, जिसके बाद रसोई के अंदर रखा सारा सामान जादुई में बदल जाता है और पुष्पा से कहता है, अरे बताओ बताओ, तुम्हारी क्या मदद करनी चाहिए? हम तुम्हारी सभी मदद को पूरा करेंगे। अरे हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम तुम्हारी मदद लेकर अपना एक अच्छा सा ढाबा खोले। क्या तुम इसमें हमारा साथ दे सकते हो? हमारा कमाने का कोई साधन नहीं है और हम बहुत गरीब भी हैं। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हमारी कई सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे ये तो बहुत ही भाग्य वाली बात होगी हम सभी के लिए। अरे तुम जितनी कहोगे मैं उतनी पूरी रोटी बेल दूंगा और भरपूर लोगों को खाना खिला दूंगा। और भाइयों, मिलकर काम करें और पूरी दुनिया को भोजन खिलाएं। हमारे भोजन से लोगों का पेट भरेगा और हमें सुकून मिलेगा। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम सभी का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
उस दिन के बाद से उनकी जादुई रसोई उनका साथ देना शुरू कर देती है और जादुई रसोई के सभी सामान एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिसमें पुष्पा और मनोहर भी अच्छे से खाना बनाते हैं और अपने ढाबे में लगा देते हैं। देखते ही देखते गांव के सभी लोग उनके ढाबे में खाना खाने आते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं, मजा आ गया। अरे भैया, कौन सी रसोई से ये खाना बना कर आया है? और लगता है किसी जादुई रसोई में से खाना बनकर आया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। गांव के सभी लोग खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद जादुई रसोई का खाना पूरे गांव में फेमस हो जाता है, जिसके चलते उनका ढाबा भी अच्छे से चलने लगता है। अब उनकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाती हैं और वो अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी लड़की के लिए तो मुझे कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो कोई उसे पसंद ही नहीं करने वाला। अजी, आप ही क्यों कुछ नहीं करते हो? अरे ललिता, मैं क्या करूं? कितने लोगों से अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात की है, लेकिन कोई भी रिश्ता करने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम तो जानती हो हमारी बिटिया कितनी काली है, जिसके चलते कोई उसे पसंद ही नहीं करता है। मदन और ललिता अपनी बेटी की शादी की चिंता में बैठे थे, तभी वहाँ पर पंडित आता है और उन्हें कहता है, अरे क्या बात है, दोनों ही मुझे सही समय पर मिले हो। अरे भाई, मैं आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। कहो तो लड़के की फोटो दिखाऊं? हाँ हाँ पंडित जी, ये भी कोई पूछने की बात है भला? जितनी जल्दी हो सके हमें फोटो दिखा दो। पंडित अपने झोले में से फोटो निकाल कर उन दोनों को दिखा देता है, जिसके बाद ललिता और मदन को लड़का पसंद आ जाता है। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहते पंडित उनसे कहता है, अरे देखिए जी, आपकी लड़की काफी काली है और ऐसी लड़कियों के रिश्ते करवाने के लिए बहुत ज्यादा दहेज भी दिया जाता है। ये लड़का पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी भी करता है, वही दहेज तो अच्छा खासा देना पड़ेगा। अरे तुम दहेज की चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए अपना मकान भी बेच दूंगा। बस तुम किसी भी तरह मेरी बेटी का अच्छे घर में रिश्ता करवा दो। पंडित मदन और ललिता की बात मान लेता है और एक अच्छे से घर में उसका रिश्ता करवा देता है। मदन अपना घर बेचकर अपनी बेटी के लिए खूब सारा दहेज इकट्ठा करता है और उसको विदा कर देता है। शादी के कुछ दिनों में ही अमृता घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ लेती है, लेकिन उसके कालेपन की वजह से उसके ससुराल में कोई भी उसकी इज्जत ही नहीं करता। अक्सर उसकी सास उसके ऊपर अत्याचार करती रहती है। अरे अमृता, कहाँ है तू? तुझे घर में काम दिखाई नहीं देता? ये देख, चारों तरफ धूल मिट्टी कितनी हो रही है। मुझे तो लगता है पूरे हफ्ते से तूने घर में कोई सफाई नहीं की। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात ये है, मैंने अभी ही सफाई की थी, लेकिन सुबह से बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते घर के अंदर धूल मिट्टी उड़कर आ गई है। बस 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 कर, मैं जानती हूँ तू बहुत ज्यादा बहाने बनाती है। तेरे ये बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैंने कहा ना अभी के अभी इस घर में अच्छे से साफ सफाई कर। ठीक है माँ जी, मैं साफ सफाई कर देती हूँ। अमृता पूरे घर की साफ सफाई कर देती है। ऐसे ही रोजाना उसके घर पर बहुत अत्याचार होने लगते हैं, यहाँ तक कि उसका पति वीरेंद्र उसे अपनी पत्नी भी स्वीकारने से मना कर देता है और उसे हमेशा दूरियां बनाकर रखता है। देखो, तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर ही रहो। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर आप पहले ही किसी और से प्यार करते थे तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? क्योंकि इससे अच्छा तो आप मुझसे शादी ही ना करते तो ही अच्छा होता। अमृता का जवाब सुनते ही वीरेंद्र उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद वो गुस्से से चला जाता है। शाम को अमृता और माधुरी वीरेंद्र के आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वीरेंद्र घर पर आता ही नहीं। अरे कलमुही करमजली, आखिर तुमने ऐसा क्या कह दिया मेरे बेटे से जो मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है? जी मैंने तो उन्हें कुछ कहा ही नहीं था, पता नहीं क्यों मुझसे नाराज होकर चले गए। वैसे माँ जी, जब आपको पता था कि वीरेंद्र जी किसी और से प्यार करते हैं तो आपने मेरी शादी वीरेंद्र जी से क्यों करवाई? अरे किसने कहा कि वीरेंद्र किसी और से प्यार करता? ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। माधुरी सच्चाई सामने आने के बाद भी उसे मुकर जाती है, लेकिन तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी वापस आ गए हैं, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। अमृता जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका पति वीरेंद्र खड़ा होता है और वो एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में होता है। वीरेंद्र जी आप आ गए, लेकिन ये लड़की कौन है और आप इसके साथ शादी के जोड़े में क्यों खड़े हैं? अमृता, ये मेरी पत्नी है। जाओ मेरी माँ को बुलाकर लाओ, वो हमारा गृह प्रवेश करेंगी। तभी वहाँ पर माधुरी भी आ जाती है। पहले तो वो हैरान रह जाती है, लेकिन जब वो अपनी नई बहू का चेहरा देखती है तो वो भी उनकी खुशी में शामिल हो जाती है। अरे वाह बहू, बहुत सुंदर हो तुम तो तुम्हारे नैन नक्श भी बहुत सुंदर है। अरे वीरेंद्र, तेरी पसंद तो कसम से बहुत ही गजब है। तूने मुझे पहले ये लड़की दिखा दी होती तो मैं इस काली कलूटी से तेरी शादी कभी नहीं करवाती। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे होते हुए इस घर में दूसरी बहू कैसे आ सकती है और आप इस लड़की का गृह प्रवेश कैसे कर सकते हो? ये सब ठीक नहीं है। अरे जरा शक्ल देख तू अपनी, क्या तेरी शक्ल इस घर की बहू बनने के लायक है? जा चली जा यहाँ से, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख बेचारी अमृता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। देखते ही देखते कुछ दिन बीतने लगते हैं। अब माधुरी अपनी बहू शेफाली के साथ मिलकर बेचारी अमृता के ऊपर बहुत अत्याचार करती है। अमृता के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो अपनी सास और सौतन के अत्याचारों को सहन करती हुई उसी घर में रहती है। मेरे पास कहीं और जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? मुझे इसी घर में रहना होगा अपनी सौतन के साथ। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और बेचारी अमृता सबके अत्याचार सहते हुए उसी घर में रहती है। वहीं दूसरी तरफ शेफाली को 9वां महीना चल रहा होता है। एक दिन अचानक से उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्दी करो जी। वीरेंद्र अपनी गाड़ी निकालता है, जिसमें वो अपनी पत्नी शेफाली, अपनी माँ और अमृता को बिठा लेता है। वो सभी हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से रास्ते में उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है।
एक्सीडेंट के दौरान शेफाली के पूरे शरीर पर चोट आ जाती है और माधुरी के सिर से खून बह रहा होता है। वहीं वीरेंद्र की आंखों में कार के शीशे के टूटने की वजह से चोट लग जाती है। अमृता सबसे पीछे बैठी थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। कुछ लोग वहां इकट्ठा होते हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। देखिए, उस हादसे के बाद केवल आप ही को होश आया है। दरअसल आपके लिए एक अच्छी खबर के साथ 3 बुरी खबर है। जिस माँ के पेट में बच्चा था वो बिल्कुल सही सलामत है, लेकिन उस माँ के शरीर पर बहुत से जख्म आ गए हैं। वहीं उनका जो पति था उसकी आंखें डैमेज हो गई हैं और माधुरी जी का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और एक खबर आपके लिए, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से आपका शरीर काम करना छोड़ चुका है। आप जीती जागती एक लाश हो। ये सुनते ही अमृता फूट फूट कर रोने लगती है और डॉक्टर से कहती है, एक ऐसे शरीर का मैं क्या करूंगी? जिंदगी भर दूसरों के आसरे में नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे शरीर का इस्तेमाल मेरे परिवार वालों के लिए करें। मेरे पति को मेरी आंखें दे दीजिए और मेरी सौतन की सर्जरी करा दीजिए। अमृता अपनी सौतन और अपने ससुराल वालों के लिए अपने आप का त्याग कर देती है और अपने जीवन को उनके नाम कर देती है।